वेलकम गोल अचीवर्स। क्लास 7 का ज्योग्राफी चैप्टर का हम लोग वायुमंडल करेंगे आज, और वायुमंडल से संबंधित सभी प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एटमॉस्फेयर या वायुमंडल है क्या। तो वायुमंडल क्या है? हमारे अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए एक चादर जो है, गैस का लेयर्स है, एयर के लेयर्स हैं, और ये जो गैस का लेयर है इसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर जो है पृथ्वी के साथ इसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जुड़ा हुआ है, और इसी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो है एटमॉस्फेयर पृथ्वी के साथ अटैच है, और ये कंबल की तरह इसको कवर किए हुए है। आप देखेंगे कि जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के पास इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, या अर्थ सरफेस के पास जो इसके मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा हैं, और जैसे जैसे इसकी अगर हम बोलें कि दूरी बढ़ती है, सरफेस से दूरी बढ़ती है, क्योंकि मैं ऊंचाई शब्द यहां प्रयोग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऊंचाई कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी है वो हमारा अर्थ सरफेस से दूरी में यूज कर रहा हूं। ये डिस्टेंस, हमने हाइट वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि अर्थ से ऊंचा, ऊंचा क्या है, यहां से जो भी है वो भी तो ऊंचा है, लेकिन हम इसको ऊंचाई रूप में नहीं लेके हम डिस्टेंस के रूप में ले रहे हैं। तो जो कुछ भी हम हाइट के रूप में देख रहे हैं सरफेस से, एयर मॉलिक्यूल का जो कंपोजिशन है उसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इस एटमॉस्फेयर का क्या रोल है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस एटमॉस्फेयर की वजह से सन की रोशनी जो है पृथ्वी तक तो आराम से आ जाती है, लेकिन इसकी सारी रोशनी या तापमान पृथ्वी से बाहर नहीं निकल पाती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये दीर्घ तरंग से अंदर आती है और लघु तरंगों के माध्यम से एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स को गर्म करती है, और इससे क्या होता है, पृथ्वी पर जो मानव जीवन के लिए, या यूं कहें कि जीवन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत है वो यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, अगर हम कहें कि अगर बिना एटमॉस्फेयर के अगर अर्थ की हम कल्पना करें तो यहाँ जीवन की भी कल्पना संभव नहीं है। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एक लेयर है, एक चादर है जो अर्थ सरफेस को चारों ओर से घेरे हुए है। आप देखेंगे कि एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है वो विभिन्न गैसों से बना हुआ है। तो इसमें से जो मुख्य रूप से है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, और कई तरह के हीलियम है, हाइड्रोजन है, और कई तरह के गैस जो है इसके कंपोजिशन में है, एयर के कंपोजिशन में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस भी है। जो रोल है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का, वो बहुत ही बैलेंस है, किसमें? प्लांट वर्ल्ड और एनिमल वर्ल्ड में। ठीक है, या यूं कहें कि प्लांट वर्ल्ड जिस चीज को कंज्यूम करता है हम लोग उस चीज को रिलीज करते हैं, एनिमल वर्ल्ड वो चीज रिलीज करता है, वही गैस रिलीज करता है, और जो कुछ हम लोग कंज्यूम करते हैं वो हमें प्लांट वर्ल्ड से मिलता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि प्लांट वर्ल्ड जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हमें क्या देता है? ऑक्सीजन, और हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। इस तरह से जो बैलेंस है अर्थ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो मेंटेन रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस बैलेंस को बिगड़ने की वजह क्या होती है। ठीक है, बैलेंस को बिगड़ने की वजह क्या होती है? तो दो चीजें हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि फोसिल फ्यूल्स अगर जलाया जाता है, या किसी तरह के कार्बनिक जो है कंपोनेंट के जो चीज है ईंधन के रूप में जलाया जाता है, तो इससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और बैलेंस बिगड़ने की संभावना रहती है, और इसी बैलेंस के बिगड़ने की वजह से हम लोग क्या बात करते हैं? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर हम अर्थ का देखें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देखें, तो ये हमारा इक्वेटर है। तो जो हाइट है वो एटमॉस्फेयर का इक्वेटर के पास अगर कहें तो थोड़ा ज्यादा है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ कम है। रीजन क्या है? कि यहाँ पर संवहन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन ज्यादा है, और इंसुलेशन की वजह से संवहन ज्यादा है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके कंपोजिशन पे। तो कंपोजिशन क्या है? तो हमारा ऑक्सीजन जो है 21% है और नाइट्रोजन 71% है।
जो अदर गैसेस है, इसमें कई अदर गैसेस भी है, ठीक है। इसमें जो अदर गैसेस है वो ऑर्गन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, वाटर वेपर है, और ये सब मिलके जो है हमारा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है। उसके बाद हम लोग आते हैं एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बाद। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है? तो जो अर्थ सरफेस के सबसे जो नीचे का लेयर है, अगर यूं कहें कि अर्थ सरफेस को टच करने वाला जो लेयर है वो है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। और इसी ट्रोपोस्फेयर में सभी तरह की मौसमी घटनाएं होती है। इसकी जो एवरेज ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। और ये मैं एवरेज शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अगर हम देखें तो पोल पर इसकी हाइट जो है केवल 8 से 12 किलोमीटर तक है, और जबकि इक्वेटर पर इसकी हाइट 18 किलोमीटर तक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको कि हम समताप मंडल बोलते हैं। समताप मंडल का मतलब ही होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ये लगातार एक जैसा टेम्परेचर यहाँ पर रहता है। यहाँ पर हम लोग क्षोभ मंडल में जिस तरह की स्थिति हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर 15 डिग्री से लेकर -56 डिग्री तक होता है। ये वाला कंडीशन समताप मंडल में नहीं होता है। यहाँ पर एक जैसा टेम्परेचर होता है, और जितनी भी तरह के वायुयान की गतिविधियां हैं इसी स्ट्रेटोस्फेयर में संपादित की जाती है। इसके ऊपरी छोर पे कहें तो ये यहाँ पर ओजोन पाया जाता है, जो पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की परावैंगनी किरणों को रोकती है। और इसी ओजोन की क्षरण के बारे में हम लोग कई बार चर्चा करते हैं, और इसी की वजह से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाती है अर्थ सरफेस पर, और इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन का क्षरण होता है, और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में एक कारण के रूप में देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेसोस्फेयर, मध्यमंडल। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उल्का पिंड जो एटमॉस्फेयर में एंट्री करती है वो यहाँ तक आते आते ये बर्न हो जाती है, यहाँ पे जलकर वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद आता है बायोस्फीयर, जिसको कि थर्मोस्फेयर्स बोलते हैं। और थर्मोस्फेयर्स में हम लोग जितने भी तरह के सैटेलाइट के जो वर्क्स हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ से अपने जितने भी तरंगे हैं वो सबको ये परावर्तित कर देती है अर्थ सरफेस पर, और इसी की वजह से सैटेलाइट जो है हम इसी पर वर्क करते हैं। इसी थर्मोस्फेयर में सभी सैटेलाइट्स वायुमंडल में ही कार्य करते हैं। उसके बाद है एक्सोस्फेयर। तो हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैस जो है इस लेयर में पाया जाता है, और इसकी ऊंचाई हम लोग देखते हैं 800 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक है। और इसके ऊपर भी वायुमंडल है, लेकिन वो उसकी जो सघनता है वो ऐसे ही धीरे धीरे ऊंचाई तक कम होते चली गई है। तो ये है हमारा लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। उसके बाद हम लोग आते हैं वेदर और क्लाइमेट के बारे में। तो दिन प्रतिदिन की जो भी घटनाएं हैं, तापमान से संबंधित, आर्द्रता से संबंधित, वर्षण से संबंधित, ओस से संबंधित, वायु की दिशा से संबंधित, अगर हम दिन प्रतिदिन की बात करें, प्रतिदिन की बात करें, तो ये सब किसमें हम लोग चर्चा करते हैं? वेदर में, ठीक है। उसके बाद अगर हम उसके एक एवरेज ले लेते हैं, लॉन्ग टर्म का एक एवरेज ले लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म का एवरेज कितने? 30 सालों के लिए जब हम लॉन्ग टर्म का एवरेज ले लेते हैं तो उसको हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। चीजें वही है, वही टेम्परेचर, वही आर्द्रता, वही प्रेशर, वायु की दिशा, ये सारी चीजें वही है, लेकिन ये लंबे समय के लिए और ये पर डे के लिए। आपने सुना भी होगा, हम लोग ऐसे बात करते हैं, आज का मौसम अच्छा है या आज का मौसम खराब है। हम लोग कभी ये नहीं बोलते आज का क्लाइमेट अच्छा है, ठीक है। तो इसकी वजह यही है, क्लाइमेट और वेदर। उसके बाद हम लोग आते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर क्या है? अर्थ सरफेस पर टेम्परेचर जो है सब जगह समान रूप से वितरण नहीं है। उसकी वजह जो है अर्थ के अक्ष के झुकाव में है, एक्सिस और ऑर्बिट की वजह से है। आपने देखा होगा, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि अपने एक्सिस पे अर्थ जो है 23.5 डिग्री जो है मूव किया हुआ है, और ऑर्बिट के सरफेस पर, अगर ऑर्बिटल सरफेस पर देखें तो वो लगभग 66.5 डिग्री का जो है टिल्ट है, वो झुका हुआ है। और इसी की वजह से कहीं पर जो है सूर्य की जो किरण है
जो है वो बहुत तिरछी पड़ती है और कहीं पर ये बिल्कुल सीधी पड़ती है, और इसी वजह से कहीं का तापमान अर्थ के जो इक्वेटर के आसपास का तापमान है वो ज्यादा होता है एवरेज, और जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं अर्थ के झुकाव की वजह से या सन रेज के तिरछेपन की वजह से यहाँ पे तापमान कम होता है। तो अगर हम यूं देखें कि अगर सन का जो तापमान है इक्वेटर से बढ़ते बढ़ते इक्वेटर से नॉर्थ पोल और या इक्वेटर की तरफ बढ़ता है और फिर वापस साउथ पोल की तरफ घटता है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रूप में हम लोग ऐसे देख सकते हैं। तापमान का ऐसा जो है एक ग्राफ हम लोग खींच सकते हैं। उसके बाद आता है इंसोलेशन। इंसोलेशन जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो अर्थ पे जो सन की जो रोशनी है वो दीर्घ तरंगों से लार्ज तरंगों के रूप में आती है और ये लघु तरंगों के रूप में वापस जाती है, और जो कुछ भी टेम्परेचर का ऑप्टिमम है वो इसी लघु तरंग की वजह से है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के जो निचले परत हैं इसी लघु तरंगों के द्वारा तापमान को मेंटेन किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि अर्थ के पास वाला लेयर जो है अपेक्षाकृत ज्यादा गर्म है, जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं ये तापमान कम होते जाता है। ये समान रूप से 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि 18 किलोमीटर की हाइट तक, लगभग 18 किलोमीटर की हाइट तक अगर हम जाएं और एवरेज बोले तो 13 किलोमीटर की हाइट तक ये तापमान जो है धीरे धीरे कम होता जाता है और अंत में ये लगभग 56 डिग्री टेम्परेचर तक कम हो जाता है। उसके बाद हमारा है प्रेशर। चूंकि तापमान और एयर का डायरेक्ट रिलेशन है और इसी प्रेशर की वजह से, तापमान की वजह से जहां कहीं भी तापमान अधिक है वहां प्रेशर कम है, और जहां कहीं भी तापमान ज्यादा है वहां टेम्परेचर कम है, और जहां कहीं भी तापमान कम है वहां प्रेशर ज्यादा है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो एरिया है अपेक्षाकृत हाई प्रेशर के जोन क्रिएट करते हैं, जबकि ये वाला एरिया जो है लो प्रेशर का जोन क्रिएट होता है। यहाँ पर लो प्रेशर और इस तरफ या नॉर्थ या साउथ की तरफ अर्थ के अलग अलग जोन में लो प्रेशर का जोन है। ठीक है, तो लो हाई प्रेशर जोन, यहां हो गया लो प्रेशर जोन, और इस तरफ हो गया हाई प्रेशर जोन, यहां भी हो गया हाई प्रेशर जोन। ठीक है, तो ये हमारा प्रेशर जोन हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसी प्रेशर की अलग वेरिएशन की वजह से, जहां कहीं भी लो प्रेशर है और हाई प्रेशर है, इसी लो और हाई प्रेशर की वजह से जो है विंड का फ्लो होता है। अगर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि विंड जो है हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ मूव करता है, तो इसी की वजह से और इसी मूवमेंट को, एयर के मूवमेंट को या यूं कहें गतिशील वायु को ही हम लोग विंड का नाम देते हैं, विंड कहते हैं। ठीक है, विंड कितने तरह का होता है? तो 3 तरह का मुख्य रूप से विंड होता है। एक तो हम लोग देखते हैं परमानेंट विंड, जिसको वेस्टर्ली विंड कह सकते हैं या ईस्टर्ली विंड के रूप में हम लोग जानते हैं। इस परमानेंट विंड को जो है प्लैनेटरी विंड भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है पीरियोडिक विंड या सीजनल विंड बोलते हैं इसको, सीजनल विंड या मौसमी विंड बोलते हैं। तो भारत में जो मानसून है वो पीरियोडिक विंड का बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद लोकल विंड है। तो लोकल विंड क्या है? तो आप लू का नाम सुनते हैं, तो कुछ सीमित क्षेत्र में सीमित वायुमंडलीय दशाओं के कारण कुछ समय तक चलने वाली जो हवाएं हैं वो हमारा लोकल विंड है। और साइक्लोन्स कुछ समय के लिए वायु की तेज गति का घूर्णन या यूं कहें कि उसमें चक्राकार रूप प्रतिरूप जो आता है वायु में, उसी को हम साइक्लोन के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार ये क्लास 7 का जो चैप्टर है वायुमंडल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।